गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीए या एमए इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं ना, उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अच्छी समझ होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू वांट टू get success in these exams, you must prepare history of English literature properly। क्योंकि अगर आपको इन एग्जाम्स में सफलता पानी है तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आपको क्रिटिकल टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैं आपको सोनेट के बारे में बताया था और आज मैं आपको रेनेसां के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फ्रेगमेंट्स में लेके आ रहा हूँ। हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं और क्रिटिकल टर्म्स में एक फ्रेगमेंट में लेके चल रहा हूँ। एक बार आप इनको जब प्रिपेयर कर लेंगे ना तो मैं एक सीक्वेंस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपके लिए लेके आऊँगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ज़रूर से। और एक बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग बनी तो निश्चित तौर पर आपको आसानी होगी लिटरेचर को पढ़ने में, समझने में और एग्जाम्स को क्रैक करने में, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं रेनेसां, और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स बना के और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। तो लेट्स टॉक अबाउट रेनेसां। रेनेसां क्या है? Why it's so important in English literature? Because if you study English literature तो इस टॉपिक का डिस्कशन बार बार आता है, और ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जहाँ पे रेनेसां की बात ना होती हो। तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक रेनेसां। जब आप अलग अलग बुक्स को पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस निकल कर के आएंगी, बहुत सारी परिभाषाएं निकल के आएंगी। हर राइटर ने इसके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया है। रेनेसां के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको कैसे हम डिनोट करें, कैसे इसको हम बताएं, मैं आपके लिए लिख के लाया हूं कि इट इज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। व्हाट इज रेनेसां? रेनेसां इज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रेनेसां को कहा गया है कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग है। इट्स अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, मीन्स लर्निंग को एक बार रिवाइव किया गया, एक बार पुनः जागरण इंग्लैंड में और यूरोप में आया। इसी घटना को, इसी पूरे प्रकरण को, इसी पूरे कैसे सिनेरियो को हम रेनेसां के नाम से जानते हैं। इट इज रीबर्थ ऑफ नॉलेज। इट्स रीबर्थ ऑफ नॉलेज। ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज का, ज्ञान का पुनर्जन्म एक तरीके से हो गया, रीबर्थ ऑफ नॉलेज। अब सोचने की बात यह है कि नॉलेज क्या पहले थी नहीं, या ये रिवाइवल और रिबर्थ से क्या मतलब है कि अचानक कौन से नॉलेज की हम बात करें, किसको हमने रिवाइव किया? तो जब आप रिवाइवल ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, जब आप रिबर्थ ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ये पूरा जो है ग्रीको रोमन स्टडीज के बारे में है। ठीक है, किसका रिवाइवल हुआ? रिवाइवल ऑफ ग्रीको रोमन स्टडीज, ग्रीको रोमन आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। क्लासिकल यूरोप में जो सेंटर ऑफ नॉलेज हुआ करता था वो ग्रीक और रोम, ये दो कंट्रीज हुआ करती थी। और इन दोनों कंट्रीज के जो लिटरेचर है, जो आर्ट है, जो कल्चर है, उसको हम लोग कलेक्टिवली ग्रीको रोमन स्टडीज के नाम से जानते हैं। And there was a time when Greco-Roman studies was at its full flowering। एक समय था जब ग्रीको रोमन स्टडीज अपने बहुत पीक पे था। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई नॉलेज का फील्ड हो जिसके बारे में ग्रीको रोमन स्टडीज में कुछ लिखा ना गया हो। उस समय के जो क्लासिकल राइटर्स थे, किसी भी फील्ड में हो, प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, या जितने भी राइटर्स उस समय थे, उन लोगों ने लगभग हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना योगदान दिया है। लेकिन
डार्क एजेस के टाइम पे बाद में जब एक समय आया जब पूरे वर्ल्ड में वॉर जैसे हालत थे, मतलब वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूरोप के में एक पूरा इमरजेंस ऑफ वॉर का समय चला, जिस समय नॉलेज को बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लोग रिलीजियसली ज़्यादा मोटिवेटेड थे, धर्म पे ज़्यादा सेंटर्ड थे, रिलीजन पे ज़्यादा सेंटर्ड थे, और नॉलेज और कल्चर को कहीं ना कहीं लोगों ने इग्नोर किया। ये जो पूरा लंबा समय था ना डार्क एजेज का, जो बिग 450 के समय में लगभग स्टार्ट हो जाता है, इस समय से लेकर के और 1453 तक एक ऐसा पीरियड माना जाता है जिसको हम डार्क एजेस के नाम से जानते हैं। और डार्क एजेस इसलिए क्योंकि इस समय आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का वो डेवलपमेंट नहीं दिखा जो क्लासिकल पीरियड में दिखता था। क्लासिकल पीरियड के टाइम पे रोम और ग्रीक जो सेंटर्स हुआ करते थे, ये अचानक शिफ्ट कर गए अरबिक कंट्रीज की तरफ, और नॉलेज को एक तरीके से कन्फाइन कर दिया गया, और इस पूरे पीरियड को हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। 1453 में द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि सेंटर हुआ करता था अरबिक स्टडीज का, जहाँ पे पूरी तरीके से यूरोप के लिटरेचर को एक तरीके से कैप्टिवेट करके एक नया सेंटर स्टेब्लिश किया गया था, उसका फॉल होता है, उसका अंत होता है, उसका पतन होता है, और एक बार फिर से यूरोप सेंटर में आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्ट्री यूरोपियन राइटर्स ने ही लिखी है और यूरोप का पूरा लिटरेचर है, तो वो अपने आप को इस सेंटर में लेके चलते हैं। तो एक बार फिर यूरोप सेंटर में आया, और इसीलिए इसको हम उनके दृष्टिकोण से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रेनेसां मान के चलते हैं, पुनर्जागरण मान के चलते हैं, बिकॉज नॉलेज को सेंटर के रूप में उन्होंने फिर से एक बार स्टैब्लिश किया। तो दिस होल इवेंट इज नोन एज रेनेसां या पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं रेनेसां क्या है। इट इज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रेनेसां रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, इट इज अ रीबर्थ ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का रीबर्थ है। इट इज ए ट्रांजिएंस, और जब नॉलेज का रीबर्थ हुआ, लर्निंग का रीबर्थ हुआ, ग्रीको रोमन स्टडीज का रीबर्थ या रिवाइवल हुआ, तो एक बहुत बड़ा चेंज आया आपको देखने में मिला यूरोपियन वे ऑफ लाइफ में। क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो नॉलेज से कनेक्टेड है। जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके हिसाब से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। तो जब रिवाइवल ऑफ ग्रीको रोमन स्टडीज होता है, लोग नए लर्निंग को फिर से एक बार अपने लाइफ में जो है प्लेस देते हैं, यूरोपियन कल्चर को एक नए तरीके से जानते हैं, ग्रीक और रोमन स्टडीज को जब पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन शुरू होते हैं, तो वहां से आपको ट्रांजिएंस देखने में मिलता है। ट्रांजिएंस मीन्स चेंज, और ये ट्रांजिएंस कैसा है? ये ट्रांजिएंस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। तो रेनेसां को कहा गया है कि ये एक ट्रांजिएंस है, एक चेंज है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। एक यूरोपियन राइटर्स मानते हैं कि जो लंबा पीरियड डार्क एजेज का है, ये इग्नोरेंस का पीरियड है। डार्क का मतलब ही यहाँ इग्नोरेंस से है, और अब रेनेसां का मतलब क्या है? नॉलेज की ओर, टू स्टार्ट अ न्यू लर्निंग, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिबर्थ ऑफ नॉलेज, जिसको हम मान सकते हैं कि क्या है? इग्नोरेंस टू नॉलेज की तरफ हम मूव करते हैं। जब हम डार्कनेस में जी रहे होते हैं, तो उस समय का जो समय था ना, वो थियोसेंट्रिक वर्ल्ड था। थियोसेंट्रिक, जहां रिलीजन वाज एट द सेंटर, जहां लर्निंग की बात होती थी तो रिलीजन की ही बात होती थी, जहां वर्ल्ड को, इस दुनिया को, कॉस्मोस को देखने की बात होती थी तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात होती थी। एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड इज सीन थ्रू थियोसेंट्रिक आइज। तो उस समय में धर्म के ही अनुसार हर चीज को देखा जाता था, और रेनेसां के बाद से एक नया डेवलपमेंट आया जब लोगों ने थियोसेंट्रिक अप्रोच को बदल के जियोसेंट्रिक अप्रोच की तरफ ले गए, और अब लोग ह्यूमनिज्म, यहाँ मानव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलीजन से ज़्यादा इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नए थिंकिंग, एक नए आइडियोलॉजी से चीज़ों को देखना शुरू किया। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशंस था ये, थियोसेंट्रिक वर्ल्ड से जियोसेंट्रिक वर्ल्ड। और एक मूवमेंट मैं बता ही चुका हूँ कि मूवमेंट था फ्रॉम एसेस ऑफ डार्क एजेस टू द लाइट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो मॉडर्न एज की तरफ हम मूवमेंट करते हैं ना, डार्क एजेस से
रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ते हुए, पुराने थॉट्स को छोड़ते हुए नए थॉट्स की ओर बढ़ना। जैसे कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। बिल्कुल वैसा ही थॉट था कि रेनेसां वाज अ न्यू बिगिनिंग, एक नया दौर था जहां डार्क एजेस को, पुरानी बातों को छोड़ के नई बिगिनिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, रिवाइव करते हुए ग्रीको रोमन स्टडीज को, क्लासिकल कल्चर को। तो ये तो रेनेसां का एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें थी, वो कौन से पॉइंट्स थे जो रेनेसां में आपको दिखाई पड़ते। स्पिरिट ऑफ रेनेसां क्या थी, ठीक है, व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ रेनेसां, व्हाट वाज न्यू इन रेनेसां, रेनेसां के दौरान क्या क्या हुआ जिसको हम रेनेसां कहते हैं। तो आखिर उसमें ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ जिसको हम रेनेसां के क्वालिटीज के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों जब आप स्पिरिट ऑफ रेनेसां की बात करेंगे तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है इंडिविजुअलिज्म, है ना। इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंट दीजिए। मैंने पहले ही कहा जब आपका थियोसेंट्रिक अप्रोच होगा, रिलीजियस अप्रोच होगा, तो इन रिलीजियस अप्रोच, इन थियोसेंट्रिक अप्रोच मॉब थिंकिंग वर्क्स, वहाँ मॉब थिंकिंग वर्क करती है, वहाँ ग्रुप वर्क करता है, वहाँ इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन रेनेसां में इंडिविजुअल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है और एक अलग तरह का आपको फ्री थिंकिंग मिलती है। फॉर लर्निंग फ्री थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। आप लर्निंग के लिए जब भी बात करेंगे ना तो फ्री थिंकिंग बहुत जरूरी होती है, और फ्री थिंकिंग वाज नॉट अलाउड इन थियोसेंट्रिक अप्रोच। लेकिन जब वर्ल्ड का अप्रोच चेंज हुआ, जियोसेंट्रिक हुआ, तो इंडिविजुअल थिंकर्स को, इंडिविजुअल थिंकिंग को बहुत सपोर्ट मिला। और रेनेसां की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आपको इंडिविजुअल थिंकर्स, इंडिविजुअल राइटर्स, साइंटिफिक अप्रोच आपको दिखाई पड़ेगा इस पीरियड के दौरान। रेनेसां में कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट और इन्वेंशंस भी हुए, और इससे नया कह सकते हो कि मूवमेंट मिला लोगों के थॉट्स को, और लोगों के एक तो फिजिकली और मेंटली दोनों लोगों का डेवलपमेंट, मूवमेंट होता है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल और डिस्कवरीज की, बहुत ट्रैवल हुआ। और जानते ही हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं ना, दुनिया को देखते हैं, तो आपका दुनिया के बारे में अप्रोच बदलता है, वरना आप कुएं के मेंढक रह जाते हैं। तो व्हेन यू मूव थ्रू आउट द वर्ल्ड, व्हेन यू गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो यू हैव न्यू विजन, आपका विजन नया होता है। और इस दौरान बहुत ट्रेवलिंग हुई, डिस्कवरीज हुई, जिसने लोगों की थिंकिंग को बदला, अप्रोच को बदला, समझ को बदला, और इसी कारण से रेनेसां का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ता है। रेनेसां का जो टाइम है ना, ये इनोवेशंस का टाइम है, इन्वेंशंस का टाइम है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जब थियोसेंट्रिक अप्रोच होगा तो निश्चित तौर पे बहुत क्लियर है कि पीपल विल नॉट थिंक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड व्हेन यू डोंट थिंक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तो इन्वेंशंस और इनोवेशंस पॉसिबल नहीं होते। लेकिन जब अप्रोच चेंज होगी ना, तो जब थियोसेंट्रिक अप्रोच से हम जियोसेंट्रिक अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, तो इन्वेंशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको दिखाई पड़ता है, इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, और साइंटिफिक डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ता है, जो कि रेनेसां के टाइम में आपको देखने मिला। और इन्हीं इन्वेंशंस में से कंपास का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे ट्रेवल के लिए बहुत ईजी हो गया और ट्रेवल्स बढ़े। और प्रिंटिंग प्रेस का एक बहुत डेवलपमेंट माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस जब पहली आई, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस, और लोगों के जो थॉट्स थे, लोगों के जो आइडियाज थे, या जो ओल्ड लिटरेचर था, जो ग्रीको रोमन स्टडीज थी, जो ग्रीको रोमन लिटरेचर था, जो कन्फाइंड हो गया था, उसको एक नया मीडियम मिल गया लोगों तक पहुंचने का। जो बातें लिख करके बताई जाती थी, अब वो छपती थी, प्रिंट होती थी और पब्लिश होती थी, तो इट वाज इजी टू रीच द पीपल। आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचने में अब आसानी हो गई। और जब हर हाथ में किताब होगी, हर हाथ में बुक होगी, तो नॉलेज का ग्रोथ तो होना ही है, नॉलेज का डेवलपमेंट तो होना ही है। तो इट वाज द पीरियड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। इसीलिए रेनेसां को कहते भी हैं कि इट इज द टाइम व्हेन लर्निंग इज सिंगिंग लाइक अ बर्ड। जब लर्निंग गीत गा रही थी एक चिड़िया की तरह, और लोग इसको आनंद के रूप में ले रहे थे। कुछ और भी घटनाएं थी, कुछ और भी ट्रेंड्स थे, जिसकी वजह से रेनेसां का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ। इसी टाइम पे सारी चीज़ें हुई थी। एक घटना थी, इसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि
पॉइंट है रेनेसा को जब हम डिस्कस करते हैं तो रिफॉर्मेशन जो कि 1483 में हुआ था, और इसको मूव करने में इसको जो लीड करने में सबसे बड़ा रोल था वो था मार्टिन लूथर का। एक्चुअली रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च की बात मैं कर रहा हूँ जो यूरोप में हुआ था, और आपको पता है कि वहाँ चर्च में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे बहुत सारा करप्शन भी आ गया था। और उस समय जो पोप हुआ करते थे, पोप लियो 10th, उन्होंने इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इंडिविजुअल लोगों के लिए, इंडिविजुअल थिंकर्स के लिए जगह नहीं बची थी। मार्टिन लूथर ने इसका बहुत विरोध किया। उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, चर्च के अंदर करप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और आप इंडिविजुअल को उसकी थिंकिंग को बैन नहीं कर सकते। बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी लड़ाई हुई इस थॉट को लेकर के, और बाद में एक नए रिलीजन की कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ। पहले रोमन कैथोलिक रिलीजन ही हुआ करता था, और बाद में रिफॉर्मेशन से एक नए तरह का रिलीजन, जिसको क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट कहते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, उसका डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है। और इस रिलीजन से जुड़े हुए लोग, इस विंग से जुड़े हुए लोग एक नए थिंकिंग के लोग थे, एक नए थॉट के लोग थे। उनके लिए देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड लिटरेचर, रिलीजन एंड लाइफ। तो लाइफ और रिलीजन के बीच में, साइंस और रिलीजन के बीच में एक बैलेंस बनाने की नई कोशिश की गई, जहाँ पे पूरी तरीके से दुनिया को धर्म की आंखों से देखना बंद किया गया। और जो ब्लाइंड व्यू था ना, लोगों का एक ब्लाइंड व्यू हो जाता है कि जो लिखा है धर्म में वही सही है, इस थॉट को चेंज किया गया। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मार्टिन लूथर को, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी रिफॉर्मेशन के मीडियम से, और लोगों ने उसका साथ दिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने मिलता है वो है ह्यूमैनिज्म, जो कि इरास्मस एक राइटर था, थिंकर था, उसके साथ उसका डेवलपमेंट होता है। इरास्मस एक नया व्यू लेके आया, एक नया वे ऑफ थिंकिंग लेके आया, जहाँ ह्यूमैनिज्म की बात बताई गई, जहाँ मानवतावाद की बात बताई गई, जहाँ ये कहा गया कि रिलीजन इज नॉट एवरीथिंग, रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डिनाई, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट ह्यूमैनिज्म, द राइट्स ऑफ ह्यूमन, द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन, द लिबर्टी ऑफ ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट। जहाँ इंसान की आज़ादी, इंसान की थिंकिंग, इंसान की सोच, इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, और इसको कहीं से भी रिलीजन से कम नहीं आका गया। बिकॉज पहले क्या होता था कि लोगों के थॉट्स को, आइडियाज को, लिबर्टी को सप्रेस कर दिया जाता था रिलीजन के नाम पे। इस प्रैक्टिस को रोकने की बात हुई, और इरास्मस ने और ऐसे थिंकर्स ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस थॉट को आगे बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे लोग अग्री करते गए, और एक नए तरह का समाज, एक नए तरह का वर्ल्ड आपको देखने मिलता गया। एक टाइम था एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, जब वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया गया। जो मैंने पहले ही कहा कि इस दौरान बहुत सारे ट्रेवल्स हुए। क्रिस्टोफर कोलंबस इसी समय का एक यात्री था, और दुनिया को नए सिरे से जानना। पहले लोग सोचते थे कि जहां हम रहते हैं वही दुनिया है, लेकिन अब लोगों ने दुनिया को नए तरीके से जानना शुरू किया। आपको शेक्सपियर की वो लाइन याद होगी जो वो कहता है ना, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना, मिरांडा कहती है टेम्पेस्ट में, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही था कि दुनिया को जानो, बिल्कुल दुनिया लगता था कि नहीं है, इसके पहले तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, है ना। तो दुनिया को नए सिरे से जानना, नए सिरे से देखना, एक्सप्लोर करना, पता करना कि भाई जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिस पार्ट में हम रहते हैं, इसके अलावा भी दूसरा कोई पार्ट है, दूसरी कोई दुनिया है। और तब एक ग्लोब का कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, वो यहीं से शुरू हुआ था। तो रेनेसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। फिर हम बात करते हैं न्यू कॉस्मोस थ्योरी, है ना। इस समय बहुत बड़ा थिंकर और साइंटिस्ट था कोपरनिकस, लेकिन लोग अभी भी थियोसेंट्रिक फिलॉसफी, थियोसेंट्रिक आइडियाज से कह सकते हैं कि अफ्लिक्टेड थे। इसलिए जब कोपरनिकस ने एक नई थ्योरी दी ना पूरे कॉस्मोस की, जहां उसने माना कि सन इज इन द सेंटर, कि सन तो सेंटर में है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, तो इट वॉज अ बिग हिट ऑन रिलीजन। रिलीजियस थॉट के लोगों को, थियोसेंट्रिक लोगों को ये बात नहीं पसंद आई, क्योंकि लोग पहले मानते थे कि नहीं सन मूव्स, है ना, कि सन मूव हुआ करता, अर्थ सेंटर में है। इस बात को लेके लोगों के थॉट्स को बदलने में बहुत टाइम लगा। कोपरनिकस को बहुत पेनफुल लाइफ बितानी पड़ी इसकी वजह से, बट धीरे धीरे आइडियाज चेंज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिन्होंने रेनेसा के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। और इन्हीं में एक और चीज आती है, वो है ट्रांसलेशंस। इस पूरे पीरियड में
ट्रांसलेशन का वर्क बहुत तेज हुआ और ट्रांसलेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो ग्रीको रोमन स्टडीज, जो ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेस में थी, जो क्लासिकल लैंग्वेज में थी, उनको सिंपल ल्यूसीड इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेजेस में या और लैंग्वेजेस में लोगों ने पब्लिश किया। पब्लिश करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो ही चुका था और ये सारी चीजें लोगों के हाथों में आने लगी और लोगों ने रियलाइज किया कि नॉलेज तो पूरा एम्पल था, मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज हर जगह पड़ी हुई थी, बट लोग उससे दूर थे एंड लोग उससे जुड़ना शुरू हुए। एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, द रिबर्थ ऑफ नॉलेज टुक प्लेस। और जब रिवाइवल हो गया, जब रिबर्थ हो गया, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशंस आया फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम थियोसेंट्रिक अप्रोच टू जियोसेंट्रिक अप्रोच और फ्रॉम एसेंस ऑफ द मॉडर्न यू कैन से डार्क एजेस। फिर हम डार्क एजेस से और मॉडर्न एज की तरफ बढ़े। तो ये हमारा रेनेसा का एक अंडरस्टैंडिंग है। अब हम बात करते हैं कि रेनेसा यूरोप में शुरू कब होती है, उसकी बिगिनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेट्स को हम समझ लेंगे। रेनेसा का बिगिनिंग होता है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। कि द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ड्यूरिंग द डार्क एजेस, द सेंटर वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल। और पूरी तरीके से कहा जाए तो ग्रीको रोमन स्टडीज कैप्चर्ड थी, कन्फाइंड थी वहीं पर। और जब इस सेंटर का कह सकते हैं कि डिक्लाइन होता है, पतन होता है, फॉल होता है और वहाँ का लिटरेचर यूरोप में लाया जाता है, इटली में लाया जाता है, ठीक है, तो वहीं से एक नया डेवलपमेंट होती है, बिगिनिंग ऑफ रेनेसा यहीं से होती है। और कहा जाता है कि रेनेसा बिगेन इन इटली। जब पूरे यूरोप की बात की जाए ना, तो यूरोप के देशों में इटली बिकेम द सेंटर ऑफ रेनेसा एंड डेवलपमेंट। फिर फ्रांस में और इंग्लैंड में भी आपको दिखाई पड़ता है, इटली का शहर फ्लोरेंस एक सेंटर बनता है। और जब रेनेसा का डेवलपमेंट होता है तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं कि क्या कहा जाए। वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो उसको खुदा भी हमसे मिलाने पे लग जाता है। इस समय ऐसी चीज़ें हुई, इतना डेवलपमेंट हुआ कि फिर खुदा ने या भगवान ने कहिए कि इतने सारे उस समय राइटर्स आ गए कि उन्होंने रेनेसा के फुल फ्लोरिंग डेवलपमेंट को काफ़ी हेल्प किया। इसमें यूनिवर्सिटी विट्स एंड मार्लो, आप इसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक टॉपिक में एक बार में सबके बारे में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो एक वीडियो में अलग से यूनिवर्सिटी विट्स पे लेके आऊँगा। तो यूनिवर्सिटी विट्स एंड मार्लो का जो कंट्रीब्यूशन है, वंडरफुल कंट्रीब्यूशन, एक नए तरह का डेवलपमेंट आपको इंग्लैंड में दिखाई पड़ता है। हम इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस इंग्लिश लिटरेचर पे है। तो इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी विट्स का जो डेवलपमेंट है, जो रोल है, उनका जो प्ले राइटिंग है और कैसे मोरालिटी प्ले और मिरेकल प्ले से वो 1 एक्ट प्ले से फिर वो फुल फ्लेज जो प्ले होते हैं, 5 एक्ट प्लेस होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, ट्रेजिडीज की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें मार्लो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यूनिवर्सिटी विट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद शेक्सपियर को तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से शेक्सपियर ने पूरे डेवलपमेंट को ही चेंज कर दिया। व्हेन शेक्सपियर केम, हिज एज बिकेम द एज ऑफ शेक्सपियर, बिकॉज शेक्सपियर तो जीनियस था एंड ही रोट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेज, tragedies, comedies, Roman history plays and all। तो शेक्सपियर का रोल है इन द फील्ड ऑफ पोएट्री along with शेक्सपियर, सिडनी, थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे। आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरीके से सोनेट का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से सोनेट इंग्लैंड में पॉपुलर हुई एंड इंग्लैंड बिकेम अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। तो ये आप जानते ही हैं। राइटर्स लाइक स्पेंसर brought a very different kind of flavor to English literature, writing epics and all। और जब हम बेकन की बात करते हैं, फ्रांसिस बेकन, तो आपको एक अलग तरह का प्रोज देखने में मिलता है, ठीक है। इम्पर्सन प्रोज का बर्थ बेकन के हाथों में होता है। प्रैक्टिकल विजडम आपको देखने में मिलती है, एपिग्रामेटिक ब्रेविटी देखने में मिलती है। तो ये सारे राइटर्स ना एक नए तरह का फ्लेवर दे रहे थे और हेल्प द फुल फ्लोरिंग ऑफ रेनेसा। इन लोगों ने रेनेसा के फुल फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प किया और कहते हैं कि इंग्लैंड बिकेम ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। इंग्लैंड एक नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड बन चुका था। तो रेनेसा का फुल डेवलपमेंट इन राइटर्स के हाथों में हो रहा था। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ रेनेसा, ठीक है। और वहाँ पे हम बात करें तो रेनेसा इन इंग्लैंड की जब बात करेंगे ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है टॉटल्स मिसलेनी, जो लास्ट लेक्चर में सोनेट में ही मैंने बताया था, ठीक है, जिसको अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वाइट ने लिखा था। और इस
बुक को, ये सोनेट सीक्वेंस थी, हम मानते हैं कि ऑफिशियल डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड, क्योंकि इसी के साथ एक तरीके से नए तरह का लिटरेचर शुरू हुआ था, तो इस बुक को क्रेडिट जाता है टू ब्रिंग रेनेसा इन इंग्लैंड। और एक दूसरी जो घटना बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी इंथ्रोनमेंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, इन 1558, वो डेट में छूट गया लिखने में। तो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ का इंथ्रोनमेंट हुआ था, और क्वीन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट थी, रिलीजियस थॉट से ज़्यादा वो लिटरेचर को और साइंटिफिक थॉट्स को इम्पोर्टेंस देती थी। क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया अपने समय में राइटर्स को, थिंकर्स को, नई थिंकिंग की तरफ, नए थॉट्स की तरफ। शेक्सपियर का भी फुल डेवलपमेंट, बेकन का भी डेवलपमेंट क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे ही होता है। तो जो पूरा टाइम था क्वीन एलिजाबेथ को, यानी एलिजाबेथियन पीरियड, उसके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा। तो वो जो टाइम था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ को हम लोग एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर मानते हैं, और उसके इंथ्रोनमेंट को भी रेनेसा से जोड़ के हम देखते हैं। अब हम रेनेसा को डिवाइड करेंगे कि ये कितना लंबा पीरियड चला और कौन कौन से पार्ट्स इसमें हम मानते हैं। तो एक जो पूरा टाइम है वो मोर देन 100 ईयर्स का है रेनेसा का, जो कि 1557 यानी टॉटल्स मिसलेनी के पब्लिकेशन से 1660 यानी रेस्टोरेशन तक का जो पीरियड है, इसको हम रेनेसा के नाम से जानते हैं। और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हम कहते हैं एलिजाबेथियन एज है, ठीक है। एलिजाबेथियन एज, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वीन एलिजाबेथ के इंथ्रोनमेंट से शुरू होता है 1558 से, और ये 1603 तक रहता है। और एक्चुअली इसी पीरियड में आपको शेक्सपियर, बेकन और ये तमाम डेवलपमेंट आपको इन राइटर्स का दिखाई पड़ता है, यूनिवर्सिटी का। उसके बाद 1603 से 1625 तक का जो पीरियड है वो जेकोबियन एज है। इसमें जेम्स वन का कह सकते हैं कि रूल था, और इस पीरियड में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। लगभग एलिजाबेथियन पीरियड के जो भी राइटर्स थे कंटिन्यू करते हैं, और उसमें कुछ नए राइटर्स जैसे बेन जॉनसन का आपको जो है काफ़ी दखल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पीरियड था, उसी कंटिन्यूएशन में भी चलता है। और फिर आता है कैरोलियन एज 1625 टू 1642। ये जो पीरियड है, यहाँ थोड़ा सा आपको स्लाइड चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो फ्लो था एलिजाबेथियन एज का, जेकोबियन एज का, वो था रुक जाता है, क्योंकि इस समय का जो रूलर था चार्ल्स फर्स्ट, वो थोड़ा कह सकते हैं कि टायरेंट किस्म का था। तो उसके समय में लिटरेचर का वो डेवलपमेंट आपको देखने नहीं मिलता है। पब्लिक भी उसके लिए उतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके प्रति सिंपैथी लोगों की नहीं रहती है, और इसीलिए आप देखते हैं कि मिल्टन ऐसे राइटर कॉन्स्टेंटली इसका विरोध करते हैं। क्रॉमवेल के लीडरशिप में एक सिविल वॉर होता है जो 1642 से 1649 तक चलता है। सिविल वॉर में भी आपके लिए एक अलग से मैं लेके आऊँगा वीडियो, और इस पूरे डेवलपमेंट में किस तरीके से मिल्टन और क्रॉमवेल और पूरी टीम उनकी लड़ती है, जहाँ पे एक्चुअली सिविल वॉर में रूल ऑफ मोनार्की एंड रूल ऑफ पार्लियामेंट्री के बीच में क्लैश होता है, और इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं, जहाँ पे लास्ट में कह सकते हैं कि चार्ल्स फर्स्ट को हटाना पड़ता है, और उसकी जगह पे एक नया डेवलपमेंट होता है 1642 से 1649, जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। और फिर ये लंबा समय चलता है 1649 टू 1660 तक, जिसको हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं, जिस समय इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था। इंग्लैंड में मतलब कह सकते हैं राजघराने से कोई नहीं था, और क्रॉमवेल लीड करता है इंग्लैंड को फॉर 11 ईयर्स। लेकिन लोग रियलाइज करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है लोगों को पसंद नहीं आता है, इस तरह का जो डेवलपमेंट है लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और फिर लोग रियलाइज करते हैं कि चार्ल्स जो फर्स्ट था उसका रूल कहीं बेहतर था क्रॉमवेल के रूल से, और लोग डिसाइड करते हैं कि फिर हम मोनार्की को वापस लाएंगे। और 1660 में मोनार्की का और चार्ल्स सेकंड जो उसका लड़का था, उसका कह सकते हैं बैक होता है, वो रिस्टोर किया जाता है उस शासन को, उस रूल को, और इसी घटना को हम रेस्टोरेशन के नाम से जानते हैं। और एक तरीके से ये ऑफिशियल डेट है एंड ऑफ रेनेसा की, जहाँ रेनेसा को हम कहते हैं कि खत्म हुई। देखिए दोस्तों, रेनेसा या लर्निंग का रिवाइवल कोई डेट में बांध नहीं सकते कि कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई। एक लंबा प्रोसेस है लर्निंग
चलती रहती है, बट हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जरूर समझते हैं कि फ्रॉम 1557 टू 1660 का जो डेवलपमेंट है वो रेनेसां का डेवलपमेंट कहलाता है। और इसी डेवलपमेंट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इन शॉर्ट एक बार फिर आपको बताता हूँ कि रेनेसां रिवाइवल ऑफ लर्निंग है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज है ग्रीको रोमन स्टडीज का। ये एक ट्रांजिएंस है इग्नोरेंस टू नॉलेज की तरफ। ये एक अप्रोच है थियोसेंट्रिक से जो चेंज हुआ और जियोसेंट्रिक में ले गया। एक चेंज है ओल्ड डार्क एजेस से मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ से, और इंडिविजुअलिज्म हो, डिस्कवरी की थॉट हो, नया इनोवेशन हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हो, ट्रांसलेशन हो, इन सब की वजह से कितना चेंज आया सोसाइटी में, इसको हम देखते हैं। घटनाएं जैसे रिफॉर्मेशन है, ह्यूमैनिज्म है, और इन थॉट्स ने दुनिया को बदला, नई दुनिया एक्सप्लोर हुई, नए कॉस्मोस को हमने जाना, हमारे थॉट्स बदले, तो निश्चित तौर पे एक नए तरह का सोच हमारे बीच आया। रेनेसां शुरू होती है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, और किस तरीके से यूरोप से आप देखते हैं इटली में किस तरीके से आती है। यूनिवर्सिटी शेक्सपियर, मार्लो, मिल्टन, बेकन, स्पेंसर ऐसे ग्रेट राइटर्स अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं रेनेसां को आगे बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में, और इंडियन को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स के रूप में बनाते हैं। किस तरीके से क्वीन एलिजाबेथ के समय से ये शुरू होता है और रेस्टोरेशन तक खत्म होता है। इसको 4 पीरियड्स में, एलिजाबेथियन पीरियड, जैकोबियन, कैरोलियन एज, सिविल वॉर के बारे में आपको बताया है कि किस तरीके से उस समय काफ़ी डिस्टर्बेंस इंग्लैंड में हुआ था। और उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड में जाके हम देखते हैं कि नए तरह का एक रूल मिलता है, और फाइनली इंग्लैंड रियलाइज़ करता है कि नहीं, हम मोनार्की ही हमको ज़्यादा सूट करती है, और फाइनली मोनार्की रिस्टोर होती है, रेस्टोरेशन आता है, और इसी के साथ रेनेसां का डेवलपमेंट भी खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपके लिए नए वीडियोज़ में बना के भेजूँगा जो टीजीटी, पीजीटी, बीए, एमए और अन्य जो आप एग्जाम्स देते हैं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए, वहाँ काम आएंगे। तब तक मेरा उत्साह बढ़ाएं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार।